को एक वरदान है, कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। मोदी ने संसद चलने देने के लिए विपक्ष का आभार जताया तो साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो चाहे जो करे उसे बदनामी नहीं मिलती। पीएम ने विकास पर अपने भाषण को केंद्रित रखते हुए सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा। मोदी का कांग्रेस पर तंज ऐसा था जिसके उदाहरण में मृत्यु थी तो निशाने पर कांग्रेस का नाम। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि मृत्यु एक वरदान है और कभी बदनाम नहीं होती, कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगते। कांग्रेस को भी यही वरदान है। सुनिए मोदी के कांग्रेस पर भाषण का वो हिस्सा जिसमें कांग्रेस पर मृत्यु वाला तंज कसा गया। करीब करीब हमारे 72 घंटे इस माहौल के अंदर आहूत हो गए। इस बार हमारे विजडम ने, हमारे अनुभव ने, हमारी जिम्मेवारियों ने हमें बचा लिया और माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रियों को देर रात तक तैयारियां करनी पड़ रही है। एग्जीक्यूटिव्स को भी हिसाब देने के लिए सज्ज रहना पड़ रहा है और यही लोकतंत्र की ताकत है। और इस ताकत को मैं समझता हूं कि हम जितना तवज्जो दें उतना कम है। एक बात जरूर है, मृत्यु को एक वरदान है। अब मृत्यु का ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता, कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगते। कोई मरे तो एक कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पे जाता है। कोई मरे तो एक अकस्मात मरा है तो अकस्मात पर आरोप जाता है, मृत्यु पर नहीं जाता। बड़ी आयु में मरे तो वो उम्र के कारण मरे हैं, मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो आपने मीडिया में देखा होगा विपक्ष पे हमला, विपक्ष पे आरोप। कभी ये नहीं आता है कि कांग्रेस पे हमला, कांग्रेस पे आरोप। हम अगर शरद जी के खिलाफ कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें तो अखबार में आएगा, टीवी में आएगा कि बीएसपी पर हमला, जेडीयू पर हमला, शरद जी पर हमला, मायावती जी पर। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी है जब भी हमला हो तो विपक्ष पर हमला। कभी कांग्रेस को बदनामी नहीं मिलती है। अब ये अपने आप में एक बड़ा गजब का विज्ञान है जी। तो ये अब वो तो यही हमारे सारे साथी सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा। यहां पर हमारे विपक्ष के नेता ने चर्चा प्रारंभ की थी, तब मैं यहां उपस्थित था। हमारे नड्डा जी ने सी चेंज कहा तो हमारे गुलाम नबी जी ने थोड़ा माहौल हल्का करने का इरादा होगा, उनका कोई इरादा गलत नहीं होगा, लेकिन चेन्नई का उदाहरण दे दिया। वो एक संकट था, मानवीय दृष्टि से वो दर्दनाक घटना थी। उसको इस सी चेंज के जोड़ करके मजाक करने से उनकी पीड़ा में हम थोड़ा, तो वो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। यहाँ एक विषय ये भी आया, यहाँ एक विषय ये भी आया कि राजस्थान और हरियाणा में जो उन्होंने चुनाव में कुछ नियम बनाए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्वालिटेटिव चेंज लाने का एक जो प्रयास है उसको कुछ राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल रहा है।
मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग इतने बड़े प्रखरता के साथ ये कहते हैं कि जो अशिक्षित रहे उनका क्या, मैं खास करके गुलाम नबी साहब से और उनके साथियों से आग्रह करूंगा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कम से कम 30% लोगों को, अनपढ़ लोगों को टिकट दें, बिल्कुल अनपढ़ लोग। तो जो वो कह रहे हैं उसमें उनका क्या कमिटमेंट वो पता चलेगा। अनपढ़ की इतनी चिंता है, होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा एक अनुभव शेयर करता हूं। मैं गुजरात में जब था तो हर वर्ष जून महीने में 13, 14, 15 जून कन्या शिक्षा को लेकर के बेटियों को बढ़ाने के लिए गुजरात में एक कैंपेन चलाता था। बैठ जाइए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। कैंपेन चलाता था और प्लीज सिट डाउन। गुजरात में जून महीने में 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। पूरी सरकार गांव जाती थी, मैं खुद जाता था, 3-3 दिन गांव में रहता था और बेटियों को पढ़ाओ इसके लिए कैंपेन चलाता था। स्कूल 15 जून से शुरू होते थे तो उसके पहले एडमिशन के लिए लगते थे। वहाँ मैं मातृ सम्मेलन भी करता था। एक गांव में मैं गया, मैंने ऐसे ही उनको पूछा, जरा बताइए भाई आप में से अनपढ़ कितने हैं? तो कोई 40 साल, 45 साल, 50 साल की महिलाओं ने हाथ ऊपर किया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन 5-6 महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र 80-85 थी। मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं? तो बोले हाँ, ये हमारी बहू अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा कैसे? तो बोले हम जो हैं वो गायकवाड़ स्टेट के नागरिक थे, आज़ादी के पहले की बात। और गायकवाड़ स्टेट में नियम था कि अगर बेटी को नहीं पढ़ाते हैं तो 1 रुपया दंड होता था। और बोले इसके कारण हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाद में देश में स्वतंत्रता आई, सरकारें बदल गई, तो बहू हमारी अनपढ़ है। तो ये जो अनपढ़ का कारण है वो आज़ादी के बाद जो हमारी कमियां रही है उससे, और इसलिए हमने चिंता शिक्षा की करने की जरूरत है ताकि ये जो कठिनाई है उस कठिनाइयों से हम बाहर आ सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सदन प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज डोंट इंटरप्ट। पहले आकाशवाणी में प्लीज प्लीज आकाशवाणी रेडियो पर प्लीज आकाशवाणी रेडियो पर एक कार्यक्रम चलता था और गुजराती में जो शब्द था, मैं मुझे मालूम नहीं हिंदी में वही शब्द है क्या, बिसराते सूर, यानी जो भूले बिसरे गीत हैं उनका कार्यक्रम आखिरी पर। तो अब कुछ लोगों का ये टेन्योर पूरा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आखिर में कुछ तो ये भूले बिसरे सुर आखिर में सुनाई तो देने चाहिए। सभापति जी, एक प्रकार से ये अपर हाउस है। हमारे यहाँ कहा जाता है महाजन ये न गतः पंथा, जहाँ महापुरुष चलते हैं लोग उसका पीछे चलते हैं। इस सदन में महाजन बैठे, इस सदन से जो होगा, जिस प्रकार से होगा, उसका असर लोकसभा में होगा, उसका असर असेंबली में होगा, कहीं कहीं कॉरपोरेशन सिटी में भी हो रहा है। और इसलिए
हम ऐसा कैसा करें ताकि नीचे तक वो माहौल बने जो लोकतंत्र को पुष्ट करे। देश कहीं हमारे बिल पारित हो इसका इंतजार कर रहा है। जीएसटी की चर्चा हो रही है, बाकी बिल की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अब जो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं उन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ अब ये जगह ऐसी है जो अपर हाउस हमारा एक चैम्बर ऑफ आइडियाज़ है। यहाँ से देश को मार्गदर्शन मिले, दिशा मिले, और इसलिए दोनों सदनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों सदन वस्तुतः उसी स्ट्रक्चर के भाग हैं और सहयोग एवं सामंजस्य की भावना की किसी भी कमी से कठिनाइयां बढ़ेगी और हमारे संविधान के उचित रूप से कार्य करने में बाधा खड़ी होगी। ये चिंता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जताई थी। मैं आशा करता हूं कि हम पंडित जी की इस चिंता को महत्व दें और हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ इन सारे जो पेंडिंग बिल हैं, इस बार सदन चल रहा है, एक अच्छे माहौल में चल रहा है, तो हम इन चीज़ों को अगर पारित करें तो देश को गति देने में ये महाजनों का ग्रोह है, वरिष्ठों का ग्रह है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। इस सरकार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ बातें आई हैं। ये तो सही है कि देश आज़ाद हुआ है, सरकारें बनी हैं, लंबे अरसे तक सत्ता भोगने का अवसर मिला है, सत्ता में रहने का अवसर मिला है, कुछ काम करने का अवसर मिला है, और कुछ समय पहले से थोड़ा बदलाव भी शुरू हुआ है धीरे धीरे। इस समय हम लोगों को मौका मिला है, और ऐसा तो नहीं है कि कोई काम करना नहीं चाहता होगा, हर कोई चाहते होंगे, लेकिन कभी कभार सवाल ये होता है कि हम इतना बड़ा देश, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति को होती है, चलती है, इस प्रकार से करेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हमें इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से हट करके एक क्वांटम जंप की ओर जाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए शक्ति भी ज़रा ज़्यादा लगानी पड़ती है और शक्ति जोड़नी भी पड़ती है। तो उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हमने एक बल दिया है गुड गवर्नेंस पर, और जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, सुशासन की बात करता हूं, तो उसकी पहली शर्त होती है ट्रांसपेरेंसी। हम भाई बड़ी भली भांति जानते हैं कि इसके पूर्व, हमारे आने से पहले देश और दुनिया में सही और गलत इसका विवाद हो सकता है, लेकिन ये माहौल बना हुआ था, विश्वास टूट चुका था, आशंका के दायरे में हम दबे हुए थे, और सब दूर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इन चीजों ने हिंदुस्तान के मन को जकड़ दिया था। दुनिया में भी इसके कारण भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ था। देश में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है, और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेवारी भी है ट्रांसपेरेंसी। पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट, इंडिविजुअल के व्हीम पर सरकारें नहीं चल सकती। सरकार नीतियों के आधार पर चलनी चाहिए, इस पर हमारा बल रहा है। पिछले दिनों चाहे कोयले की चर्चा हो,
चाहे स्पेक्ट्रम की चर्चा हो, न जाने क्या क्या बातें उठी। अब तो मामले सारे कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पर बल दिया। उसका परिणाम ये है, कोयला ऑक्शन में हम गए 3.33 लाख करोड़, स्पेक्ट्रम में गए 1 लाख करोड़, हम एफएम रेडियो में गए। अभी अभी चल रहा है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, 6 अन्य मिनरल्स का, और अभी जो ऑक्शन में करीब 18,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गए। ये एक कोशिश हमारी कि ट्रांसपेरेंसी, और मैंने उसके लिए उदाहरण दिए। अभी फोर्ब्स मैगजीन, उसने एक बात कही है, हमारे जो ऑक्शन का जो परंपरा हमने शुरू